शाम के 7 बज चुके थे। सुजीत किसी भी वक्त ऑफिस से घर आते ही होंगे, इसलिए मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाई और दरवाजे की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही घंटी की आवाज़ घर में गूंजी, मेरे दोनों नन्हे शैतान श्रेया और शान उछलते कूदते अपने कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे की कुंडी खोलते ही पापा पापा चिल्लाते हुए सुजीत की टांगों से लिपट गए। सुजीत दोनों बच्चों को बाहों में भरकर भीतर आ गए। सुजीत को चाय देकर मैं भी वही उन तीनों के पास बैठ गई। दोनों बच्चे अपने पापा को दिन भर की शरारतें और किस्से सुना रहे थे। सुजीत भी बड़े प्यार से चाय पीते हुए उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अपने पापा का पूरा ध्यान खुद पर पाकर बच्चे बहुत खुश थे। पापा, मैं और शान एक बहुत सुंदर ड्राइंग बना रहे हैं, उसे पूरा करके आपको दिखाते हैं। ये कहकर श्रेया ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर अपने कमरे में चले गए। क्या सोच रही हो मैडम? कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं और तब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। सुजीत के टोकने पर मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और फिर उठकर रसोई की तरफ चल गई। खाने की टेबल पर भी दोनों बच्चे चहकते हुए अपने पापा को न जाने कौन कौन से किस्से सुना रहे थे। खाने के कुछ देर बाद बच्चे खेल कूद कर सो गए। सारा काम निपटाकर कपड़े बदलने के बाद जब मैं कमरे में पहुंची तो सुजीत पहले से ही पलंग पर लेटे हुए एकटक छत को निहार रहे थे। लाइट बंद करके मैं भी पलंग पर जाकर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद सुजीत ने धीमे स्वर में पूछा, ईशा, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, मैंने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। कोई टेंशन है? नहीं। श्रेया बता रही थी आज उसकी नानी का फोन आया था। क्या कहा माँ ने? कैसी है वो? ठीक है, हम सबका हालचाल पूछ रही थी। और संदीप, वो कैसा है? उसकी परीक्षा कैसी हुई? वो भी ठीक है, अच्छी हुई उसकी परीक्षा। सिर्फ इतनी ही बात हुई? हाँ। तो फिर इतनी खोई हुई क्यों हो? उदास सी क्यों हो तुम? मेरे कोई जवाब न देने पर सुजीत ने मुझे आगोश में भर लिया और फिर मेरा सिर सहलाने लगे। अचानक मिले प्रेम और अपनेपन के एहसास से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कस के सुजीत से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब आंसू थमे तो मैंने हिम्मत करके कहा, कल पापा की बरसी है, माँ ने हमें घर बुलाया है और तुम हमेशा की तरह वहाँ नहीं जाना चाहती। सुजीत ने कहा, आपको तो सब पता है, मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। माँ भी सब जानती है, फिर भी हर साल घर आने के लिए जिद करती है। मैंने भर्राई आवाज में कहा, ईशा, तुम जानती हो ना कि माँ बस पूरे परिवार को एक साथ खुश देखना चाहती है, इसलिए हर बार तुम्हारा जवाब जानते हुए भी तुम्हें पापा की बरसी पर घर आने के लिए कहती है। मैं जानती हूँ, मैं माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती, उन्हें देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ? मैंने उदास स्वर में पूछा। अपने पापा को माफ़ कर दो। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, सुजीत फिर बोल पड़े, देखो ईशा, मैं तुम्हारी हर तकलीफ समझता हूँ और तुम्हारे हर फैसले का सम्मान भी करता हूँ, पर इस तरह दिल में गुस्सा और दर्द दबाकर रखने से किसी का भला नहीं होने लगा। तुम अनजाने में अपने साथ साथ माँ को भी तकलीफ दे रही हो। अपने अंदर से सारा गुस्सा, सारा गुबार निकाल दो और अपने पापा को माफ़ कर दो। मुझे समझाकर कुछ देर बाद सुजीत तो सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बीते कल की यादें खुली किताब के पन्नों की तरह मेरी आंखों के सामने खुलती चली जा रही थी। छोटा सा परिवार था हमारा, पापा, मम्मी, मैं और संदीप। पापा का अच्छा खासा कारोबार था, घर में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ही लगता था, पर मेरी माँ की आंखों में हमेशा एक उदासी, एक डर नजर आता था। शुरू शुरू में मैं माँ के आंसुओं की वजह समझ नहीं पाती थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई वजह भी समझ आती गई। वजह थे मेरे पापा, जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर या फिर बिना किसी बात के माँ पर हाथ उठाते थे। मुझे कभी पापा का बर्ताव समझ ही नहीं आया। जब प्यार जताते तो इतना कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी, और जब गुस्सा करते तब भी इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पहले पापा के गुस्से का शिकार सिर्फ माँ ही होती थी, पर वक्त बीतने के साथ साथ उनके गुस्से की चपेट में आने वाले लोगों का दायरा भी बढ़ता गया। पापा ने मुझ पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। जब पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, तब मैंने 2 दिन तक बुखार के कारण आंखें नहीं खोली थी। जब पापा मुझे मारते थे तो माँ मुझे बचाने के लिए बीच में आ जाती थी।
न जाने कितनी बार माँ ने हम दोनों के हिस्से की मार अकेले ही खाई होगी। छोटी सी उम्र में इतनी मार खाने के कारण मेरे शरीर पर से कई दिनों तक मार के निशान नहीं जाते थे और स्कूल जाने पर ऐसा लगता था कि मानो मेरे सारे सहपाठी मेरी ओर इशारा करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर निशानों के बारे में स्कूल में पूछती थी तो झूठ बोलना पड़ता था। न जाने कितनी बार साइकिल से गिरने का बहाना बनाया होगा, अब तो गिनती भी याद नहीं है। शुरू शुरू में मैं मार खाते हुए बहुत रोया करती थी, पर वक्त के साथ साथ मेरा रोना भी कम होता गया और कुछ वक्त बाद तो एहसास होना ही बिल्कुल बंद सा हो गया था। माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी परी जैसी सुंदर माँ निढाल सी रहती थी। डॉक्टरों को भले ही माँ की बीमारी की वजह पता ना चल पाई हो, पर मैं जानती थी मेरी माँ को एक ही बीमारी थी, मेरे पापा। मैं 8 वर्ष की थी जब संदीप का जन्म हुआ। कितनी प्यारी मुस्कान थी मेरे छोटे भाई की। दुनिया की भलाई बुराई, झूठ फरेब, संघर्ष और तकलीफों से अनजान मासूम सी हंसी थी उसकी। मेरे पापा इतने खुश थे कि उन्होंने संदीप के जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरे शहर को दावत दी थी। मुझे लगा कि शायद अब पापा बदल जाएंगे, हम पर हाथ उठाना बंद कर देंगे, मगर मैं गलत थी। इंसान की फितरत बदलना नामुमकिन है। पापा के वहशीपन से मेरा भाई भी नहीं बच पाया। मुझे उसके चेहरे पर भोलेपन की जगह खौफ नजर आता था। जब पापा हमें मार चुके होते थे तब मैं ध्यान से उनके चेहरे की तरफ देखती थी। हमें गालियां देने, मारने, कोसने के बाद पापा के चेहरे पर संतोष के भाव होते थे, ग्लानि नहीं। ऐसा लगता था कि हमें रोते, गिड़गिड़ाते, दर्द से कराहते देखने में पापा को खुशी मिलती थी, खुद पर फक्र होता था। कभी तो मुझे लगता था कि कहीं पापा किसी मानसिक रोग का शिकार तो नहीं, वरना ये उनका कैसा प्यार था जो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैं कई बार माँ से पूछती थी कि क्या हम पापा से कहीं दूर नहीं जा सकते। इस पर माँ बिना कुछ बोले सिर्फ रो देती थी। पापा के परिवार वालों ने भी उन्हें कभी हमारे साथ मारपीट करने से नहीं रोका, बल्कि वे तो पापा को सही बताकर उनका साथ देते थे। पापा कभी अपने परिवार वालों की मानसिकता को समझ ही नहीं पाए। उनके लिए पापा बैंक का वो अकाउंट थे जिससे वो जब चाहे जितने रुपए निकाल सकते थे। मम्मी के परिवार वाले भी कम नहीं थे। वे लोग शुरू से जानते थे कि पापा हमारे साथ क्या करते हैं, पर उन्होंने कभी माँ का साथ नहीं दिया। वजह मैं जानती थी। मेरे मामा के कारोबार में पापा ही रुपए लगाते थे। अब तो मैंने किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया था। पापा के लिए मेरे दिल में गुस्सा और नफरत लावा की तरह बढ़ते जा रहे थे, जो अक्सर फूटकर बाहर आ जाते थे। मैं अब भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हमें इस नर्क से मुक्ति मिल जाए। कुछ सालों बाद पापा को शायद उनके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई थी। उनके भाई ने उनका सारा कारोबार डुबो दिया था। सभी ने पापा का साथ छोड़ दिया। ऐसे में माँ ने अपने सारे गहने और जमा पूंजी पापा को दिए और दिन रात कोलू के बैल की तरह काम किया। इस बीच मारपीट बिल्कुल बंद सी हो गई थी। धीरे धीरे पापा का काम चल निकला। मेरे मन में पापा के बदल जाने की एक उम्मीद थी, जो पापा ने हमेशा की तरह बड़ी बेदर्दी से रोन डाली। पापा ने फिर से वही रुख अपना लिया था। उन्होंने शायद सांप और बिच्छू की कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए फिर से उन्होंने अपने धोखेबाज भाई पर भरोसा कर लिया और बिच्छू ने अपनी आदत के अनुसार पापा को फिर से डस लिया और इस बार पापा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब मम्मी एक दिन मुझे और संदीप को स्कूल से घर लेकर लौटी तो हमने देखा कि पापा ने आत्महत्या कर ली है। मेरी माँ तो यह देखकर बेहोश होकर गिर गई। मेरे भाई का रोते रोते बुरा हाल था, पर मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। पापा हमें रास्ते पर लाकर छोड़ गए थे। जैसा कि मुझे विश्वास था, पापा के घर वालों ने हमसे हर नाता तोड़ लिया और मम्मी के घर वाले तो और भी चालाक निकले। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं हमसे वो पैसे न मांग ले जो पापा ने उन्हें समय समय पर उधार दिए थे। हर किसी ने हमें देखकर रास्ता बदलना शुरू कर दिया। पापा हमसे सब कुछ छीन कर ले गए, मगर हमारा जीने का हौसला नहीं छीन पाए। बड़ी ही मुश्किलों से हमने अपने आप को संभाला। माँ ने दिन रात मेहनत करके हमें पाला। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी इस तपस्या का फल बनकर सुजीत मेरे जीवन में आए। शुरू शुरू में मैं उन पर विश्वास करने से डरती थी कि कहीं मेरा पति भी मेरे पापा जैसा ना हो। पहले सुजीत को जीवन साथी के रूप में पाकर
और फिर श्रेया और शान को मेरी गोद में आने से मेरे सारे दुख और संघर्षों पर विराम लग गया। माँ भी अब पहले से अच्छी अवस्था में थी। संदीप भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में दिल में सिर्फ एक ही कसक थी, मैं अभी तक अपने पापा को माफ नहीं कर पाई थी। माँ हर साल पापा की बरसी मनाती थी और हमें हर साल बरसी पर बुलाती। हमेशा मुझसे कहती कि मैं पुरानी सब बातें भुला दूं, जो मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। जब मैं सुजीत को अपने बच्चों के साथ खेलती हुई देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, लेकिन साथ में दिल में ये भी टीस उठती है कि क्या मेरे पापा मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकते थे। यादों की दुनिया से बाहर निकलकर मैंने सुजीत की ओर देखा। वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा कि सुजीत बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। बीती बातों को दिल में दबाए रखकर खुद को पीड़ा देने से क्या फायदा। माँ ने पापा का अत्याचार हमसे कहीं ज्यादा सहा है, पर फिर भी उन्होंने पापा को माफ कर दिया। अगर माफ नहीं करती तो उनके जाने के बाद कभी एक मजबूत चट्टान बनकर हमें सहारा न दे पाती। सिर्फ एक माँ का दिल ही इतना बड़ा हो सकता है। अब मैं भी तो एक माँ हूँ, फिर मुझसे कैसे इतनी बड़ी चूक हुई। मैंने ये कैसे नजरअंदाज कर दिया कि मेरे भीतर की घुटन से मेरी माँ का दम भी घुटता होगा। मैं पापा को सजा देने के नाम पर अनजाने में माँ को सजा देती आई हूँ। फिर मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मन में ही कहा, पापा, मैं नहीं जानती कि आपने हमारे साथ वो सब क्यों किया। मैं ये भी नहीं जानती कि आज भी आपको आपके किए का कोई पछतावा है भी या नहीं। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करना। आज मैं पहली और आखिरी बार आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती थी, इसलिए आपकी मार और गालियां खाने के बावजूद भी ये उम्मीद करती थी कि शायद आप कभी बदल जाओगे। खैर, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको माफ करती हूँ, पर आपके लिए नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। गुड बाय। बहुत सालों बाद मैं खुद को इतना हल्का महसूस करके चैन की नींद सोई। अगली सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो सुजीत माथे पर बल डाले रसोई में आए। ये क्या ईशा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? 8 बज चुके हैं, मुझे दफ्तर जाने में देरी हो जाएगी। बच्चों को भी अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं किया तुमने। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आप भी दफ्तर में फोन करके बता दीजिए कि आज आप छुट्टी ले रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम सब मम्मी के घर जा रहे हैं। आज पापा की बरसी है ना। आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। ईशा, सुजीत ने भावुक होकर मेरे कंधे पर हाथ रख, तुम ये अपनी इच्छा से कर रही हो ना? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने डबडबाई आंखों से सुजीत की ओर देखा। नहीं सुजीत, माँ ठीक कहती है, आप भी सही हो। अपने भीतर का ये अंधेरा मुझे खुद ही दूर करना होगा। मैं बीते कल की इन कड़वी यादों को भुलाकर आपके और अपने परिवार के साथ नई और खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ। मैं पापा की बरसी में जाऊंगी। सुजीत सिर हिलाकर मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में अपने लिए गर्व और प्रेम की चमक देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। कुछ ही देर बाद मैं सुजीत और बच्चों के साथ माँ के घर पहुंच गई। बच्चे तो नानी और मामा से मिलने की बात सुनकर ही खुशी से उछल रहे थे। मेरे घंटी बजाने के कुछ ही क्षणों के बाद माँ ने दरवाजा खोला। मुझे दरवाजे पर खड़ी पाकर माँ चौंक गई। उन्हें तो सपने में भी आज मेरे घर आने की उम्मीद नहीं थी। उनके मुंह से मेरा नाम आश्चर्य से निकला। ईशा, बेटा तू? माँ, मुझे तो आज आना ही था। आज पापा की बरसी है ना। मेरे मुंह से ये सुनते ही माँ की आंखें भर आई और उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। आज बरसों बाद हम माँ बेटी गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।